नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं विस्तार न्यूज पर। शाम के 5 बज गए और हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका शहर आपका रिपोर्टर। बात करेंगे चप्पे चप्पे से आपसे जुड़ी हुई खबरों के साथ, हमारे संवाददाताओं के साथ। सबसे पहली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, क्योंकि रायपुर में कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग के मामले में बदमाशों का फायरिंग करते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में 2 नकाबपोश शूटर्स फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की थी। मामले में तेलीबांधा थाना में आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया। अब इस पूरी घटना की जिम्मेदारी मलेशिया में बैठे मयंक सिंह गैंग ने ली है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें उसी ऑफिस के बाहर की है, प्राग ग्रुप के ऑफिस के बाहर की, जहां पर आपको 2 नकाबपोश शूटर्स बाइक पर दिखाई दे रहे होंगे और ये दोनों वहां पर हवाई फायरिंग करते हैं। और जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो बिल्डर्स के और पीआरए ग्रुप के जो सुरक्षा कर्मी थे, वो इस फायरिंग के बाद जो इधर उधर भागते भी नजर आ रहे होंगे आपको। अब इन दोनों शूटर्स की जो है वो शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। और बड़ी बात यह भी है कि अब इस पूरी घटना की जिम्मेदारी जो है वो मलेशिया में बैठे मयंक सिंह गैंग ने ली है। सोशल मीडिया में उसने पोस्ट कर लिखा है कि अमन साहू गैंग से मेरा पूर्व में रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। मैं अमन साहू गिरोह के भरोसे बैठने वाला नहीं हूं। आज की घटना की जिम्मेदारी मैं मयंक सिंह लेता हूं। बिना मुझे मैनेज करे कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी और अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो तत्काल मैं यमराज के पास पहुंचाने का व्यवस्था करूंगा। यह कहना है मयंक सिंह, जो कि बाहर बैठा हुआ विदेश में, और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुलेआम प्रशासन को यह चुनौती दे रहा है कि जो भी कोई कारोबारी उसके लाइन के बाहर जाकर काम करेगा वो उसे तत्काल यमराज के पास पहुंचाने की व्यवस्था करने वाला है। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारी पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लेगी। उनकी प्रशासन और उनकी पुलिस जो है इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। देखिए, पिछले बार भी गोलीबारी हुई थी और हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने का काम की, जिसमें लॉरेंस ग्रुप, अमन साहू का ग्रुप था और इसमें भी पुलिस लगी है और बहुत जल्दी इनको भी पुलिस पकड़ लेगी। राजधानी रायपुर में हुए इस गोलीकांड पर अब सियासत भी उफान पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और विष्णुदेव साय सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। क्या कुछ कहना है उनका, पहले सुन लीजिए। विष्णुदेव साय की सरकार में राजधानी में ही, अकेले राजधानी में 4 बार गोलियां चल चुकी है। चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो इससे कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जी का। मृगेंद्र पांडे जी, क्या कहानी है, क्योंकि इस तरीके से देखिए गोलीबारी हो जाती है राजधानी रायपुर में, ये कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बहुत शांत राज्य जो है वो माना जाता है। और उसके बाद फिर जो अपराधी है वो खुलेआम सोशल मीडिया पर ये लिख रहा है कि कोई कारोबारी उसके लाइन के इतर जाकर काम करेगा तो उसको यमराज के पास पहुंचा देंगे। जी देखिए, ये एक तरीके से जो अपराधी है वो अपनी दहशत बनाना चाहता है। पुलिस जो अभी इस मामले की पूरी जांच कर रही है, अभी तक पुलिस सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी जो है, जो गोली चलाने वाले हैं, वो ट्रेन से कहीं और निकल गए। अभी तक पुलिस के हाथ कोई बहुत मजबूत चीज या मजबूत सुराग नहीं लगा है। और आपने जो राजनीति की बात की, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष आक्रामक है और जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, अपराध की घटनाएं हो रही हैं, वो सरकार के या पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सवाल खड़े होंगे ना, क्योंकि मृगेंद्र जी, इससे पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुल मिलाकर लगभग 4 बार इस तरीके की गोलीकांड की जो है खबर आ गई है छत्तीसगढ़ से। उसके बाद अगर जो पूर्व के सरकार रहे हैं भूपेश बघेल अगर हमलावर है सरकार के ऊपर, तो ये कहीं से इसको सिर्फ सियासत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जवाबदेही तो सरकार की बनती है कि इस तरह की घटना ना हो। देखिए, सियासत तो होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधी
अब वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उस पर सवाल खड़े होना जरूरी भी है, क्योंकि पुलिस जिसका काम है मुस्तैदी से लोगों को पकड़ना, आप देखिए एक चलती फिरती व्यस्त सड़क पर गोली चलती है और उसके बाद भी पुलिस अभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। महज बाइक जो है वो बाइक बरामद कर ली गई है, तो उठेंगे, बिल्कुल शिनाख्त नहीं कर पाई है। बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू करने जा रही है। यह नीति 1 नवंबर से लागू करने की तैयारी है, जिसे लेकर औद्योगिक व्यापारिक संगठनों ने सुझाव भी दिए हैं। देश के प्रमुख राज्यों का दौरा भी किया जा चुका है। अब इसके आधार पर छत्तीसगढ़ की नई नीति 2024 से 29 की लॉन्चिंग जो है वो की जाएगी। अब इस नीति में क्या कुछ होना है और प्रदेश की जनता को यानी आपको और हमको इससे क्या कुछ फायदा होगा, सब कुछ एक रिपोर्ट में हमने पिरोया है। इस रिपोर्ट को बहुत तफसील से देखिए। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होगी, जिसमें पुरानी कांग्रेस सरकार के कार्यालय में बनाई गई नीतियों की खामियों को दूर किया जाएगा। साथ ही नए सिरे से नई नीतियां बनाई जाएंगी, जिसे लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उद्योग मंत्री के साथ ही उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारी नई उद्योग नीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसे लेकर अन्य प्रदेशों से भी चर्चा की जा रही है, जिसके बाद प्रदेश में नई उद्योग नीति देखने को मिलेगी। दरअसल प्रदेश में प्राकृतिक खनिज संसाधन के कारण बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी विभागों का क्लियरेंस मिलेगा। उद्योग स्थापित करने के लिए बड़ी कंपनियों को रियायत दी जाएगी। बड़ी कंपनियों के आने से रोजगार भी खुलेंगे। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में लगभग 600 बड़ी कंपनियां संचालित हैं। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा भरपूर मात्रा में होने से प्रदेश में उद्योगों की संभावना भी काफी तेज है। कई बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में लगाए जा सकते हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के साथ ही आर्थिक जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। अब उद्योग नीति अभी हमारा नया उद्योग नीति बनने वाला है और 1 नवंबर से नया उद्योग नीति लागू हो जाएगा। अभी हम लोग अन्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पर अच्छे उद्योग नीति हैं उस नीति का भी अध्ययन कर रहे हैं और उस नीति को हम लोग भी छत्तीसगढ़ में समाहित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्योग धंधा लग सके। यही वजह है कि प्रदेश में नई उद्योग नीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नई उद्योग नीति पर सरकार कई बड़ी कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करती नजर आएंगी। नई उद्योग नीति को लेकर प्रदेश में एक्सरसाइज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नई उद्योग नीति को लेकर हो रहे अध्ययन पर विपक्ष भी हमलावर है। हमारी पिछली सरकार ने भी जो बेहतर उद्योग नीति बनाई थी और उसके अंतर्गत हमारे उद्योग के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, तरक्की हुई थी, उनका भी उन्हें अनुसरण करना चाहिए। और यदि उसके अलावा भी और भी यदि कोई अच्छी चीज़ें का समावेश करने की आवश्यकता महसूस होती है तो निश्चित तौर पर किया जाए, उसका स्वागत है। लेकिन खाली ये अभी हम लोग देख रहे हैं पुरानी योजनाओं का जिस तरह से ढिढोरा करके आज गलत साबित करने की कोशिश करके उनको बंद कर रहे हैं। प्रदेश में नई उद्योग नीति को लेकर हो रही चर्चा के बाद ये कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर खुलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े उद्योग लगने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार की नई उद्योग नीति बड़े उद्योगों को आकर्षित करने में कितनी सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। निश्चित तौर पर उद्योग किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में बहुत हद तक कारगर होती है। उद्योग नीति लागू की जा रही है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ खास होने वाला है इसमें तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी खोमन साहू। उनका रुख कर ले रहे हैं हम। खोमन, 1 नवंबर से नई उद्योग नीति लागू हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत रियायतें जो है वो बड़ी कंपनियों को मिलेंगी और सिंगल विंडो सिस्टम जो है रहने वाला है। और क्या कुछ खास है इस नई उद्योग नीति में? देखिए, सरकार चाहती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाहर की वो छत्तीसगढ़ में निवेश करे, उद्योग स्थापित करे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यही कारण है कि सूरज की अलग अलग तरीके से जो सिंगल विंडो सरकार ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। सरकार का एक ही उद्देश्य है, बाहर की कंपनियां यहाँ निवेश करेगी, यहाँ उद्योग स्थापित करेगी, उनको रियायतें दी जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को यही रोजगार मिल सके। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जिलों से पलायन करते हैं, दूसरे राज्य कमाने जाते हैं। तो सरकार चाहती है एक तरीके से पलायन रुक जाए, दूसरी तरफ से सरकार
छत्तीसगढ़ को एक उद्योग के रूप में विकसित करे। तो आने वाले दिनों में जब 1 नवंबर को उद्योग नीति लागू होगा, उसके लिए अधिकारी लोग लगातार काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि एक बेहतर नीति जो है बनाया जा सके और बेहतर छत्तीसगढ़ की ओर जो है प्रदेश जो है अग्रसर हो सके। सूरज, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम लोग अगले खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बिलासपुर में डायरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और जिले में अब 150 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो गई है। बड़ी बात यह है कि बिल्हा, रतनपुर और मसूरी क्षेत्र में भी मरीज लगातार मिल रहे हैं। बिल्हा क्षेत्र में एक युवती की डायरिया से मौत भी हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिविर लगाने और दवा बांटने की बात कह रहे हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार बारिश से पहले मोहल्ले में पानी की सड़ी हुई पाइपलाइन को नहीं बदला गया और इसी पाइपलाइन से सप्लाई होने वाले पानी से लोगों के घरों तक पानी पहुंचता रहा, जिसके चलते अब लोग बीमार पड़ रहे हैं और डायरिया के शिकार हो रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ मैंने आपको बताया कि डायरिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर अब राज्य में सियासत भी जो है वो तेज हो गई है। डायरिया के हालात पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मलेरिया और डायरिया से लोगों की मौत हो रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। अभी बस्तर में मलेरिया से मौत नहीं हुई 5 साल में हमारी सरकार रही। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान चलाया था, घर घर गए थे, एक एक व्यक्ति का रिपोर्ट बनाए थे और जो भी पॉजिटिव पाए गए उसके इलाज की व्यवस्था की गई। लेकिन अब मलेरिया से मौतें हो रही है, डायरिया से मौत हो रही है। ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, केवल वसूली करने में लगी हुई है। भूपेश बघेल के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि डायरिया के नाम पर अब लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। उच्च अधिकारी लगातार इस मामले के संपर्क में हैं और जांच हो रही है। जांच में जो भी इसके पीछे पाया जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। चलिए, छत्तीसगढ़ में डायरिया किस तरीके से आतंक मचा रहा है, इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। खोमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, डायरिया जो है वो लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग तो कह रहा है कि शिविर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या जो वो घट नहीं रही है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, जो अलग अलग क्षेत्र, चाहे मैं बिलासपुर संभाग की बात करूं या दुर्ग संभाग की बात करूं या बस्तर संभाग की बात करूं, जिस तरीके से सूरज डायरिया फैल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो नाकामी है वो साफ तौर पर नज़र आती है। एक तौर पर दूसरी ओर अगर देखें तो इस पर सियासत भी हो रही है। सरकार क्या काम करी वो पहले बता देता हूं। सरकार ये चाह रही है, और स्वास्थ्य मंत्री से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई, विस्तार न्यूज़ ने उससे खास बातचीत की, तो उनका ये कहना है सूरज की अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए जा रहे हैं, मच्छरदानी दिया जा रहा है, स्वस्थ पेयजल जो है उनके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग संभागों में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से डायरिया फैल रहा है, नाराजगी भी लोगों की सामने आ रही है, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से बरसात के पहले तैयारी करना चाहिए था प्रशासन को, उस तरीके से तैयारी बिल्कुल प्रशासन नहीं किया और यही कारण है कि डायरिया। एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर डायरिया इस तरीके से प्रकोप फैला रहा है, लोग उससे आतंकित हैं, लोग लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सवाल इस पर उठने चाहिए, सियासत होनी चाहिए। लेकिन बात तो यह भी है, खबर निकल कर आई है कि सड़ी हुई पाइपलाइन के जरिए ही लोगों को पानी पहुंचाया गया, उस पाइपलाइन को समय रहते बदला नहीं गया। तो जवाबदेही फिर किसकी है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है इस पूरे मामले पर? देखिए, जवाबदारी तो तय करनी होगी सूरज, और यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तार न्यूज़ के सामने ही तमाम अधिकारियों से, कलेक्टरों से बातचीत की है और जिम्मेदारी तय करने की बात की है। जिसने भी लापरवाही की है उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल, जिस तरीके से पोटा केबिन में, जो बीजापुर जिले में एक गांव है, वहां 2 बच्चों की मलेरिया से मौत हो जाती है, तुरंत स्वास्थ्य मंत्री बात करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि कल मैं वहां जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा। तो सरकार कहीं ना कहीं सजग एक तरीके से नजर आ रही है, लेकिन प्रदेश में सियासत इसको लेकर खूब हो रही है। जी
ठीक है खोमन, बिल्कुल सिस्टम की लापरवाही से, डायरिया जैसे बीमारी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जवाबदेही तय करनी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए खोमन। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जांजगीर में भी डायरिया लगातार पैर पसार रहा है। यहां 2 नए मरीज मिले हैं और अब इससे पहले यहां पर 70 से ज्यादा डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके 24 घंटे में ही सरकार ने स्वास्थ्य कैंप लगाया और मरीजों की संख्या में भी अब कमी आई है। बलौदा में 26 मरीज भर्ती हैं, तो वहीं दूसरे अस्पतालों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। मरीजों का इलाज जो है लगातार जारी है, लेकिन डायरिया के प्रकोप से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। इस पूरे खबर पर प्रकाश साहू हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? डायरिया लगातार छत्तीसगढ़ में पैर पसार चुका है, वहां क्या स्थिति है? जी देखिए, भारत यहाँ पर आज पिछले दिनों के मुकाबले में आज मरीज कम मिले हैं। केवल 2 ही मरीज मिले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट हुआ। और पिछले दिनों की बात करूं तो स्वास्थ्य अमला जो है गांव में जाता जरूर था, लेकिन शाम होते ही वापस लौट जाता था। लेकिन विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब 24 घंटे की वहां पर कैंप लगाया जा रहा है और मरीजों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी 10 तारीख से सिलसिला चालू हुआ है, जिसके बाद लगातार 10-15 से ज्यादा मरीज रोज मिल रहे थे, लेकिन जो है आज केवल 2 ही मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो डायरिया का प्रकोप है वो घटते नजर आ रहे हैं और मरीजों की संख्या में कमी आई है। निश्चित तौर पर प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विस्तार न्यूज लगातार आपसे जुड़ी खबरों को, जनहित से जुड़ी खबरों को दिखाते रहता है। हमने इस खबर को चलाया था, फिर वहां कैंप लगाया गया और अब जो है मरीजों की संख्या में गिरावट भी आई है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, रायगढ़ लिए चलते हैं आपको। रायगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहां पर दर्द से करा रही महिला को पुलिस ने कांवड़ में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सिस्टम की बदहाली और मानवता की मिसाल के बीच एक मां के संघर्ष की यह कहानी बताती है। एक रिपोर्ट हमने बनाई है, इस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए आप, क्योंकि कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये जो इलाका है, यहां पर सड़क नहीं बन पाई है अब तक और एक प्रसव होना था महिला का, लेकिन चूंकि वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी, सड़कें खराब थी, तो पुलिस ने खुद जो है उनको कांवड़ पे बिठाकर अस्पताल पहुंचाया और अब जाकर जच्चे और बच्चे दोनों की तबीयत जो है वो सही बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है। सिस्टम की बदहाली तो एक तरफ है ही, वो स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है इस इलाके में, लेकिन उसके बाद पुलिस का जो ये मानवीय चेहरा है ये लोगों का दिल जीत रहा है। निश्चित तौर पर अगर आजादी के 70 सालों के बाद तक भी कुछ इलाकों में सड़कें नहीं पहुंची हैं, आम जन सुविधा की जुड़ी हुई चीजें नहीं पहुंची हैं, तो सिस्टम और सरकार पर सवाल निश्चित तौर पर उठने चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अगर तस्वीरें कुछ ऐसी सामने निकल कर आती है कि लोगों के लिए और जनता के लिए खड़े रहने वाली जो पुलिस व्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, सिस्टम की व्यवस्था है, वो अगर समय रहते मदद करने को आगे बढ़ती है तो प्रशंसा उसकी भी होनी चाहिए, प्रशंसा इस तस्वीर की भी होनी चाहिए। आप इस तस्वीर को देखिए, टूटी हुए सड़क के बीच पानी से भरा ये इलाका है और वहां पर पुलिस जो है अपने कंधे पर उठाकर एक महिला को प्रसव कराने के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता अश्वनी जो है मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। अश्वनी से इस पूरे खबर की जानकारी लेते हैं। अश्वनी, क्या खबर है? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत मार्मिक तस्वीर है। सिस्टम की बदहाली तो बयां करती है, लेकिन पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने निकल कर आ रहा है। भारत, ये तस्वीर है वो रायगढ़ जिले के अंतिम छोर की है। कापू थाना क्षेत्र का मामला है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ जो ब्लॉक है, वहाँ कई ऐसे गांव है जहाँ अभी तक भी सड़क है वो नहीं बन पाई है। आजादी को 70 साल तो हो गए, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या विभाग की उदासीनता कहें, तो ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और इसी बीच जो मानवीय चेहरा है वो सामने आया है। कल एक महिला के परिजनों ने डायल 112 पे फोन लगाया, फिर जो पुलिस की टीम है वो वहां पहुंचती है। और उसके बाद जब सड़क नहीं होती, 3 किलोमीटर कांवर बनाकर उसमें जो महिला उसे ढोया जाता है। निश्चित तौर पर यह बहुत मार्मिक तस्वीर है और पुलिस के साथ जो है एक चीज और कहा जाता है कि पुलिस का रवैया जो बहुत आक्रामक होता है, पुलिस से लोग डरते हैं, सकपकाते हैं। ऐसी तस्वीर अगर ना सामने निकल कर आती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन सड़क क्यों नहीं पहुंची है वहां तक, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसे कह दें कि जो जिम्मेदार हैं, जिन जिम्मेदारों को कमान सौंपी गई है कि वो अंतिम छोर तक जाएं, लोगों तक पहुंचे, वो जिम्मेदार उस अंतिम छोर तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी लापरवाही का जो खामियाजा है वो आज देखने को मिल पा रहा है। सुखद तस्वीर तो इसे कह दे रहे हैं, लेकिन ये सुखद इसे कहना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि
आजादी को इतने दिन हो गए, इतना विकसित हो रहा है हमारा देश और वहां सड़क नहीं पहुंच पा रही, तो निश्चित तौर पर अगर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित है इस तरह से, तो निश्चित तौर पर यह सुखद तस्वीर तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जांजगीर चांपा की एक खबर की, जहां स्नेक बाइट के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार लोगों की मौत हो रही है। बीते 40 दिनों में 15 लोगों की मौत सांप के काटने से हो चुकी है। अभी 2 दिनों में छात्रा और बुजुर्ग की महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। पहली घटना जांजगीर क्षेत्र के जरवे गांव की है। यहां 12वीं की छात्रा को सांप ने डस लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना जो है वो खोखरा गांव की है, जहां एक बुजुर्ग महिला को मंगलीन बरेठ घर में सोई हुई थी और तभी उनको सांप ने डस लिया और अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो गई। मेरा बुआ रात में सोए थे, तो उसको जब सांप ने काटा तो मेरे को तत्काल बुलाने आए कि मेरे को कुछ काटा है कहकर। तो मैं वहाँ पर तत्काल गया तो देखा कि वहाँ पर करैत सांप है। तो फिर मैं उसको सांप को वहीं पर छोड़कर तत्काल मैं उसको लेकर जिला हॉस्पिटल में आया रात 2:30 बजे के आसपास। तो उसका इलाज 3-4 घंटे चला और 6:30 बजे उसका डेथ हो गया। मेरे सहयोगी प्रकाश साहू इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रकाश, बारिश का मौसम है इसलिए ज्यादा स्नेक बाइट्स की घटना सामने आ रही है, या फिर एंटी वेनम की वो जो है वो कमी बताई जा रही है अस्पताल में, कारण क्या है? जी देखिए, भारत अभी बरसात का मौसम आ गया है, उसके लिहाज से बड़ी खबर है, क्योंकि 40 दिनों के भीतर 15 लोगों की मौत हो गई। जमीन में रेंग रहे जो मौत है उसने 15 परिवारों को तबाह कर दिया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जो सीएमएचओ है उनका दावा है कि जिले में पर्याप्त व्यवस्था है। स्नेक बाइट को लेकर के, डायरिया को लेकर के पर्याप्त व्यवस्था की गई, डॉक्टरों की टीम बनाई गई है और निगरानी रखी जा रही है जो उचित उपचार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतें हैं उसमें कई मौत ऐसे हैं जो अंधविश्वास के चक्कर में हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो क्या जागरूकता फैलाने के लिए, वही मैं पूछने वाला हूं, आपसे पूछ रहा था प्रकाश, क्या जागरूकता बढ़ाने के लिए कि हम ऊंचे जगह पर सोए नीचे ना सोए, क्योंकि ग्रामीण इलाके की ये ज्यादातर जो है खबरें हैं, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? अभी फिलहाल ऐसी जानकारी तो निकल के सामने नहीं आई, लेकिन जरूर इस मसले पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो जमीन पर सोते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही लोगों की ओर से भी है। और अंधविश्वास की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोग अंधविश्वास की ओर झुकाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास के चक्कर में लोग दवाइयां लेने से बचते हैं और उसके बाद जो है मौत की घटना हो जाती है। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए और अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुकमा जिले में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली उइका लखमा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली से पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार सभी नक्सली थाना जगरगुंडा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीआरजी एवं बस्तर फाइटर जिला सुकमा की संयुक्त कार्रवाई में ये नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। उइका लखमा मिलिशिया कमांडर रह चुका है और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी जो है वो बहुत बड़ी सफलता है। लगातार जो है इस तरीके की नक्सलियों पर नकेल कसने की कार्रवाई जो है वो होती जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध नजर आता है। इससे पहले माओवादियों से पुनर्वास के लिए जो है उनसे सुझाव भी मांगे गए थे। तो ये जो है बहुत बड़ी कार्रवाई अब निकल कर आई है। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी इस पूरे खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बड़ी ये कार्रवाई है और बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा कर्मियों के लिए और प्रशासन के लिए। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों पर नकेल कसती है, ये कितनी बड़ी सफलता है? भारत देखिए, दक्षिण बस्तर जो नक्सलियों का पिछले 4 दशकों से सबसे मजबूत गढ़ था, इस इलाके में लगातार सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एक और तो इनके आधार इलाकों में लगातार नए कैंप खुल रहे हैं, इन इलाकों में फोर्स लगातार जा रही है, बड़े इनकाउंटर्स कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार इन्हें बार बार प्रोत्साहित कर रही है नक्सलियों को कि आप वापिस मुख्य धारा में जुड़िए, आपको बेहतर से बेहतर पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। और जैसे भी आपने कहा कि खुद गृह मंत्री पूछते हैं उनसे, नक्सलियों से, कि आप बताइए आपको क्या चाहिए पुनर्वास नीति में, और इसी का असर है कि नक्सली समर्पण भी कर रहे हैं। और क्योंकि इस इलाके में लगातार नए कैंप खुल रहे हैं, फोर्स की मूवमेंट बढ़ी है,
तो ऐसे में नक्सली लगातार गिरफ्तार भी हो रहे हैं, और जब नक्सली गिरफ्तार होते हैं, उनका एनकाउंटर होता है, तो कहीं ना कहीं इसका दबाव जो है, साइकोलॉजिकल दबाव जो है वो बाकी नक्सली में पड़ता है। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में ही करीब 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, बड़ी सफलता है बस्तर पुलिस के लिए, सरकार के लिए। निश्चित तौर पर पिछले 1 महीने में 1000 से ज्यादा नक्सली अगर आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो ये सरकार की नीतियों की भी जो है वो मुहर लगाती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अंबिकापुर में अवैध रूप से कीमती लकड़ी की तस्करी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक गाड़ी को भी बरामद किया है जिसमें बड़ी मात्रा में कीमती लकड़ी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है और यह पूरा मामला लखनपुर वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। पुष्पा फिल्म के आने के बाद इस तरीके की तस्करी में जो है एक बहुत इजाफा देखने को मिला था। अलग अलग तरीके से जो है वो लकड़ी की तस्करी की जा रही थी और लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है लखनपुर में, जो कि कीमती लकड़ियों की तस्करी को लगातार अंजाम दे रहे थे। उनके पास से उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है जिस गाड़ी से ये तस्करी की जाती थी। यह गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी बताई जा रही है और इसी गाड़ी से जो है कीमती लकड़ियों की तस्करी किया करते थे लखनपुर में तस्कर। ये जो पूरा मामला है वो लखनपुर वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जो है जांच में जुट गई है वहां की प्रशासन और वहां की पुलिस। मेरे सहयोगी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, दिलीप जायसवाल, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, पुष्पा बनने की कवायद में जो है बहुत से अपराधी और जो है वो तस्करी करने का शुरू कर चुके हैं काम लकड़ियों का, लेकिन अब ये कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार किया गया उनको। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? और अब जैसे आपने पुष्पा फिल्म की बात की तो ये सोचिए जो तस्कर जो पकड़ाया है वो खुद नौकरी में था, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, उसके बाद भी इस तस्करी में जुट गया था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो ये जो इनका जो रैकेट है सरगुजा में, ऐसे कई मतलब तस्कर हैं जो इस तरीके से सक्रिय रहते हैं और समय समय पर पकड़े जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है, जो लकड़ी है, वो मध्य प्रदेश, झारखंड और दूसरे राज्यों में सरगुजा इलाके से सप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो सरगुजा का इलाका है ये आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है। तो ऐसे में जो तस्कर हैं, मतलब अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं, वो भी यहाँ पे आके सक्रिय हैं और यहाँ पे साल पेड़ों का काफी सघनता है, साल पेड़ों की संख्या अधिक है और ये इमारती लकड़ी में इसका उपयोग होता है। तो सबसे अधिक आसपास के राज्यों में यहाँ से लकड़ी की सप्लाई की जाती है। लेकिन ऐसे पुष्पा को जो है वहां के पुलिस ने धर दबोचा, झुका दिया। बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको हम बता दें, रायगढ़ में 14 मवेशियों की मौत से हड़कंप मच गया है। मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन रायगढ़ में 14 मवेशियों की मौत हो गई है और इस मौत से हड़कंप मच गया है। मौत के कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक किसान के 13 मवेशी और एक और अन्य किसान के 1 मवेशी की जो है वो मौत हुई है। तेलुंगा थाना क्षेत्र के सोहनपुर पेट्रोल पंप के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पशु विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन 14 मवेशियों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एक एक शव पड़े हुए हैं, आप तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। एक एक करके कुल 14 मवेशी जो हैं वो मर चुके हैं और उनके मौत के कारणों का अब तक कोई ठोस पता जो है वो नहीं चल पाया है। इस कारण से जो है पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कारण है 14 मवेशी एक साथ मर गए हैं? तस्वीरें जो है बहुत झकझोरने वाली है। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है इस पूरे मामले में? भारत ये पूरा मामला है वो लेलुंगा थाना क्षेत्र के जो पास गांव है सोहनपुर, वहां का है। और जो लोग हैं स्थानीय, उनसे मैंने बातचीत किया तो वो बता रहे हैं कि जो प्रथम दृष्टया है, जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि जहर है वो मवेशियों को दे दिया गया था और जहर सेवन करने के बाद जो मवेशी हैं वो एक एक करके मरते गए। कई मवेशी हैं जो वो उन्होंने खून की भी उल्टियां भी की है। खून की उल्टियां हुई है, जहर देने की बात की जा रही है। प्रशासन जो है, पुलिस इस बारे में जांच भी कर रही है, लेकिन अगर जहर देने का मसला है तो ये बहुत गंभीर जो है वो रूप ले सकता है आंदोलन का। जो स्थानीय लोग हैं वो इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पशु विभाग की टीम है वो लगातार जांच कर रही है। जो मामला है वो खुलकर सामने नहीं आ पाया है। पशु विभाग की रिपोर्ट के आने के बाद ही क्या कुछ कारण है वो खुलकर सामने कह पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में रविवार को एक साथ 1,11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बन गया। इस मौके पर बीएसएफ की रेवती रेंज में आयोजित समारोह में मंत्री शाह ने कहा कि इंदौर सफाई, स्वाद, सहभागिता के लिए जाना जाता है। अब इंदौर हरियाली के नाम से भी जाना जाएगा।
इंदौर स्मार्ट मेट्रो सिटी बन चुका है। अब ग्रीन सिटी के नाम से भी इंदौर जाना जाएगा। मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह अभियान कोई सरकारी समारोह नहीं है, यह अभियान पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम के नारे को देशवासियों ने जन आंदोलन बना दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी का जब पत्र आया, और मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूं, पत्र पढ़ा मैंने और मेरी आंख में आंसू आ गए। इतना भाव भरा पत्र प्रधानमंत्री जी का था कि मैं बहुत भावुक हो गया। कार में बैठे बैठे उस पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरी आंख में आंसू आ गए। कैलाश विजयवर्गीय हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और कहते कहते भावुक हो गए कि जब प्रधानमंत्री का पत्र आया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। 11 लाख पौधे लगाए गए हैं इंदौर में, अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान था, उसके अनुसरण करते हुए जो है 11 लाख पौधे लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें जो है आज वो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई है, जहां पर खुद अमित शाह भी पहुंचे हुए थे इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। रेवती रेंज में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे। आप तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, अमित शाह वहां पर मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री जो है वो क्यारी बनाते नजर आए। अमित शाह ने जो है वहां पर पौधारोपण किया, वहां पर पानी डाला और उसके बाद जब वहां पर कैलाश विजयवर्गीय मंच पर थे, जब वो बातचीत कर रहे थे और जब उन्होंने प्रधानमंत्री के पत्र का जिक्र किया और उन्होंने आह्वान का जिक्र किया एक पेड़ मां के नाम, तो वो बहुत भावुक हो गए। इंदौर से जो है वो जीत कर आए हैं इस बार कैलाश विजयवर्गीय साहब, और इंदौर ने जो है इस बार 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी इस पूरे खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, मध्य प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के आह्वान में सबसे ज्यादा अव्वल नजर आता है, क्योंकि बात लोकसभा की करें 29 की 29 सीटें बीजेपी को दे दी मध्य प्रदेश ने, और एक पेड़ मां के नाम का आह्वान जब प्रधानमंत्री करते हैं तो 11 लाख पौधे लगाकर इसी मध्य प्रदेश के इंदौर ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश इस मामले में अग्रणी है, क्योंकि 29 की 29 सीटें लोकसभा में आ ही चुकी है और विधानसभा में भी काफ़ी अच्छा बीजेपी को रिस्पांस मिला है। अब जो एक पेड़ मां के नाम अभियान है उसमें भी हमने देख लिया कि 6 तारीख से 14 तारीख के बीच में इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का योजना बनाई गई थी इस अभियान के तहत, जिसमें से 11 लाख पौधे तो सिर्फ आज रविवार के दिन ही लगा दिए गए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे थे और आने से पहले उन्होंने इस पूरे बात को लेकर ट्वीट भी किया था, जिसमें काफ़ी उत्साह और खुशी भी जताई थी कि वह इंदौर में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी पहल के लिए हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आयोजन किया गया काफ़ी सक्सेसफुल रहा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है और उसका जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से मिल भी चुका है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद में खुशी मनाते हुए वीडियो भी सामने आए हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के। बहुत भावुक नजर आ रहे थे, तादाद में लोग थे। कैलाश विजयवर्गीय जब बात कर रहे थे तो बहुत भावुक नजर आ रहे थे। जरा मुझे उस पल के बारे में बताइए, दर्शकों को बताइए क्या पूरा वाकया था, क्यों भावुक हो गए अचानक से कैलाश विजयवर्गीय साहब? जी देखिए, जब ये योजना बनाई गई थी एक पेड़ मां के नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 140 करोड़ पौधे लगाने की बात कही थी और उसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
मध्य प्रदेश में 6 करोड़ पौधे लगाने की योजना थी, तो उसमें से अकेले इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की योजना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बनाई थी और साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बात कही थी। तो उनकी इस बात से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह पत्र लिखा था जिसमें कैलाश जी की काफी प्रशंसा की थी। जब वह पत्र उन्होंने खुद मोबाइल में पढ़ा तो वह पल उनके लिए काफी भावुक था, काफी इमोशनल पल था। मोबाइल में ट्रैवल कर रहे थे, पत्र बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के पास पहुंचे तो निश्चित तौर पर भावुक होने का वो क्षण होता है और कैलाश विजयवर्गीय चूंकि इस बहुत सूत्रधार रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में, निश्चित तौर पर उनका भावुक होना स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के घर में 2 और गायों का आगमन हुआ है, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक गौ माता की सेवा करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। गौ सेवा के इसी क्रम में आज मेरे निवास में मंगला और महिमा नाम की 2 और गायों का शुभ आगमन हुआ है। 2 गायों के नाम भी देखिए कितने सुसज्जित नजर आते हैं, मंगला और महिमा। गौ माता का आशीर्वाद समस्त देश व प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे, यही प्रार्थना करता हूं, ये लिखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर। और तस्वीरें देखिए कितने मार्मिक अंदाज में और कितने अपनत्व के साथ वो गायों को खिलाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके निज निवास पर ही जो है 2 और गायें जो हैं वो आई है, महिमा और मंगला उनका नाम रखा है उन्होंने, और बहुत आत्मीयता के साथ अपने परिवार के सदस्य को मानकर जो है गायों की वो सेवा और पूजा करते नजर आ रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता भी सनातन की यही रही है कि हमेशा से गायों को जो है गौ माता को परिवार का हिस्सा माना गया है। कभी कहीं कहीं जीविकोपार्जन का ये जरिया है तो कहीं धर्म को और अध्यात्म का भी बहुत बड़ा पहलू है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन में अब तक अचानक जो है क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर घाट पर खड़े होकर 4 पहिया वाहन पानी में डूबने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह आपको साफ दिख सकेगा क्षिप्रा नदी के किनारे अगर आप पहुंचेंगे फिलहाल उज्जैन में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, उज्जैन से आ रही है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित मंदिरों में भी अब पानी पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है। अचानक से उज्जैन के क्षिप्रा नदी में जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। बारिश के मौसम में मानसून में लगातार नदियों के जलस्तर में जो इजाफा हो रहा है और क्षिप्रा नदी के जलस्तर में अचानक से ये इजाफा हुआ है। संतोष कृष्णानी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे खबर पर। संतोष कृष्णानी का रुख कर लेते हैं हम। संतोष, घाट पर खड़े 4 पहिया वाहन भी जो है वो पानी में डूब गया, अचानक से क्षिप्रा नदी का जलस्तर आगे बढ़ गया है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई वहां पर? बिल्कुल, लगातार क्षिप्रा में जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और ख़ास बात करेंगे कि उज्जैन में पानी तो आया ही नहीं है, उसके बाद भी क्षिप्रा नदी का जलस्तर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आसपास में जो इंदौर ज़िला है या देवास ज़िला है वहाँ पर ग्रामीण एरिया में जो पानी है वो बारिश का जो पानी है वो झमाझम बरस रहा है। इसी कारण वहाँ से जो पानी है वो क्षिप्रा नदी में उसके कारण जलस्तर लगातार बढ़ते गया। जलस्तर बढ़ने का कारण जो कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में जिस प्रकार रातों रात में जो झमाझम बारिश है उसी का कारण बताया है। और ख़ास बात क्षिप्रा के घाट पर जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं वो आधे से ज़्यादा जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है। महाकाल की नगरी में कई देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, 4 पहिया से आते हैं और 4 पहिया वाहन जो क्षिप्रा के घाटों के आसपास ही वहाँ पर खड़े कर देते हैं और वहाँ पर फिर आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं। और ऐसे में अचानक से जो क्षिप्रा नदी का जो जल स्तर बढ़ा तो सबसे पहले तो श्रद्धालु वहाँ से क्षिप्रा नदी के बाहर आ गए और अचानक से जैसे जैसे उन्होंने देखा कि पानी और बढ़ रहा है तो जो 4 पहिया हैं वहाँ वो भी तैरने की स्थिति में आ गए थे। और जिला प्रशासन को सूचना मिली तो तत्काल उन्होंने अनाउंसमेंट के माध्यम से श्रद्धालुओं को आगाह किया, चेतावनी दी कि आप जल्द से जल्द क्षिप्रा नदी से बाहर आ जाए, क्योंकि लगातार क्षिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही है कि अगर देवास और इंदौर जिला प्रशासन ने आखिर जल स्तर वहाँ से छोड़ा गया है या बढ़ गया है तो आखिर उज्जैन जिला प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी? क्योंकि रविवार का दिन कई लाखों लाख श्रद्धालु महाकाल की नगरी में आते हैं और कई हजारों लोग क्षिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में उनकी जान भी जोखिम में आ सकती थी। लेकिन बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर अगर जलस्तर में बढ़ोतरी हुई तो समय रहते जो है वो क्यों नहीं सूचना दी गई। खैर खबरों में आगे बढ़ते हैं, लिए चल रहे हैं आपको ग्वालियर में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा जोरदार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर और अटेंडर के बीच मारपीट हुई है और मरीज की मौत से नाराज होकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। ये खबर
ग्वालियर की है, जहां मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा हुआ है। डॉक्टर और अटेंडर के बीच की मारपीट है। दरअसल परिजन जो है वो अपने मरीज की मौत से जो है वो नाराज है और हंगामे के बाद अब मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। कंपू थाना क्षेत्र की यह घटना है और समझाइश बुझाइश जो है वो लगातार की जा रही है कि परिजन जो है वो हंगामा ना करे। अनिल गौर मेरे सहयोगी इस पूरे खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल का रुख कर रहे हैं। अनिल, क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि मरीज की मौत से जो है वो परिजन बहुत नाराज हो गए हैं, तोड़फोड़ करने लग गए। क्या स्थिति है अभी? ग्वालियर का 1000 बिस्तर है, जहां पर डॉक्टर और अटेंडरों के बीच एक जमकर मारपीट का जो मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो मृतक को सांप ने काटा था और परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे थे और उसी बीच वहां पर अटेंडर और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने शिकायत और कार्रवाई की, इलाज को लेकर, और इन्हीं के बीच आपस में पहले बहस हुई और उसके बाद फिर मारपीट हुई है। जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच गई है। आपसों को दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जा रहा है। डॉक्टर और अटेंडरों के बीच ये जमकर मारपीट का मामला है। बिल्कुल, लाठी डंडों से मारपीट हुई है। इस पर जो है अब पुलिस भी सख्त है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस जो है वो एक्टिव हो गई है। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, क्योंकि अमरवाड़ा चुनाव में हार हो गई है कांग्रेस की और अब फिर से एक और मंथन का दौर जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में शुरू हो गया है। अमरवाड़ा में उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस को यहां पर करारी शिकस्त मिली थी। साथ ही साथ इस बैठक में कल नीट परीक्षा को लेकर सीएम हाउस के घेराव करने को लेकर भी कांग्रेस जो है वो विचार कर रही है, बातचीत कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमरवाड़ा चुनाव में जब हार मिली थी तो जीतू पटवारी कह रहे थे कि ये जीत नहीं है बीजेपी की, ये लूटी गई जो है वो जीत है। जनमत को सीधा सीधा लूट बता दिया था और अब एक बार फिर से मंथन के दौर में कांग्रेस को लेकर चले गए हैं जीतू पटवारी साहब। कल नीट परीक्षा को लेकर सीएम हाउस का घेराव भी कर सकती है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई और जब अमरवाड़ा में विधानसभा के उपचुनाव हुए तब भी कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ से उनको संतोष करना पड़ा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम अंचल का रुख कर ले रहे हैं सीधे इस खबर पर। अंचल, क्या कुछ जानकारी है? बैठक में क्या कुछ हुआ है? देखिए, मंथन के दौर में तो कांग्रेस मुझे लग रहा है उभर कर निकल ही नहीं आ पा रही है और अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कह रहे थे कि ये बीजेपी की जीत नहीं, अमरवाड़ा में लूट है। ये भरत, देखिए, ये तो कहेंगे ही जीतू पटवारी, क्योंकि जीतू पटवारी नहीं पूरी कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम बदले गए हैं और इस वजह से अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत भरी खबर है कि 16 वर्षों बाद वहां पर सेंधमारी कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें पिछले 10 वर्षों की भारत, तो 10 वर्षों में 51 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 32 भाजपा के विधायक जीते हैं और ये बड़ा आंकड़ा होता है। और जिसमें 3 लोकसभा चुनाव भी हैं जिसमें 2 भाजपा के पक्ष में गए थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीत। ये देखिए, आज कांग्रेस हार पर मंथन कर रही है, नई कार्यकारिणी बनाने की बात कर रही है, युवाओं की टीम तैयार करने की बात कर रही है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो जीत का भी मंथन करती है। हार का तो मंथन करती है लेकिन जीत का भी मंथन करती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस के बैठक में एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि कल नीट की परीक्षा को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने वाली है कांग्रेस। सीएम हाउस का घेराव अगर नीट के मुद्दों पर हो, क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है मामला, लेकिन इन तमाम मसलों से जो है कांग्रेस की स्थिति कहां बेहतर हो पा रही है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस किधर जा रही है अंचल? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हश्र तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, फिर लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और इसके बाद अब ये उपचुनाव जो रही सही कसर थी। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हमारी जो योजनाएं हैं अंत्योदय तक पहुंचाने वाली और अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी को हम फ्रंट तक में लाकर खड़ा करेंगे, इसकी हम नीति से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता के भरोसे थी। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में और भी 2-3-4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें क्या नतीजे आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे कांग्रेस कितना भी कुछ कह ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता वास्ता रखती है। बहुत शुक्रिया अंचल इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में और आगे बढ़ रहे हैं। मुरैना लिए चल रहे हैं आपको। मुरैना के शासकीय स्कूल में भरे बारिश के पानी से बच्चे परेशान हैं।
जैसे तैसे स्कूल आने को और जाने को मजबूर हैं। जर्जर हो चुके स्कूल भवन में कोई सुविधा नहीं है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच भी जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ने को मजबूर हैं। ना स्कूल की हालत ठीक है, ना बच्चों को खाने में बढ़िया खाना मिल रहा है, ना ही सड़कों की स्थिति ठीक है। पूरी खबर की जो है हमने तफ्तीश की और उस सबको एक रिपोर्ट ने पिरोया है। इस रिपोर्ट को देखिए तफसील से, सिस्टम और सत्ता की स्थिति को आप समझ जाएंगे। शासकीय स्कूलों की शिक्षा बदहाल, छात्रों का भविष्य हो रहा दुर्दशाग्रस्त। ये पानी में डूबा स्कूल, ये जर्जर हो चुकी स्कूल की इमारत, क्षतिग्रस्त सीढ़ियां, बरसात के गंदे पानी में स्कूल आने को मजबूर ये मासूम बच्चे। ये हालात मुरैना जिले के जोड़ी गांव की है। यहाँ न बच्चों के पास स्कूल पहुँचने का रास्ता है, न मिड डे मील में ढंग का खाना और न ही स्कूल में छत है। हमारी क्लास में पानी आ जाता है, हमें पढ़ने में दिक्कत आती है और आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। और ऐसे यहाँ पर साइड से कीड़े वगैरह सब निकल आते हैं ना, तो हमें बैठने में बहुत दिक्कत पड़ती है। हाँ आती है ना सर, हमारी हम आते जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती हैं। मुरैना के इस शासकीय स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देख आप परेशान और हैरान हो जाएंगे। मौसम की मार से बचने के लिए यहाँ स्कूल प्रबंधन के पास बचाव के कोई इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, स्कूल में मिलने वाले भोजन की भी यही बदहाली है। बच्चों की थालियां पौष्टिक भोजन के लिए तरस गई हैं। मिलती भी हैं तो जली हुई रोटियां, और हर बार खाने के नाम पर थाली में आता है सिर्फ आलू। रोटी सब्जी मिलती है, कच्ची रोटी आती है। तो फिर क्या खाते हो तुम? रोटी सब्जी घर से लेके आते हैं। अच्छा, घर से लेके आते हो। कच्ची रोटियों की शिकायत मैडम से नहीं की कभी, सर से? क्यों? मैडम ने किया कई बार की है, कोई नहीं सुनता। शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को भोजन परोसा ही नहीं जाता। रसोइया मेन्यू तो बता रही है, पर खाने में 2 दिन कढ़ी चावल मिलता है, बाकी दिन खाने के नाम पर खराब क्वालिटी आलू ही नसीब होता है। सोमवार को कढ़ी और चावल आते हैं, मंगलवार को पूरी सब्जी आती है, फिर रोटी एक ना खिचड़ी आती है और कटनी आता है, ये आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या आता है? आलू की सब्जी और रोटी बस। जिम्मेदार शिक्षक को बच्चों की चिंता ही नहीं है। स्कूल का जर्जर भवन बता रहा है कि ये कोई पहली बारिश का असर नहीं है, लेकिन शिक्षक सरेआम इस हाल को अपनी नई ज्वाइनिंग का हवाला देकर टाल रहे हैं। पर सवाल तो यही है कि मास्टर साहब, आखिर ऐसे क्या क्या टाला जा सकता है? बच्चे फिसल के गिरते हैं, स्कूल में पानी भरा हुआ है, तो इसकी शिकायत अधिकारियों को बताया आपने? अभी तक नहीं बताया। क्यों, इसमें पानी भरता है कि नहीं? पहले नहीं भरते सर, इन्हीं साल ऐसे हुआ है। इस साल पहले भी भरा था, पहले भी खबरें निकाली गई। हम नहीं फीस विद्यालय में, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। शिक्षा की ये तस्वीरें डराती हैं और ये मासूम बच्चे रोज इस डर का सामना करने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से कब तक बच्चे यूं ही जूझते रहेंगे और उनके भविष्य से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर सरकार कब तक जागेगी? विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए मनोज उपाध्याय का रुख कर लेते हैं इस पूरी खबर पर। मनोज, जर्जर इमारत है, ऐसे बनेगा नौनिहालों का भविष्य? जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय और बालक और कन्या दोनों इसी में एक शाला एक परिसर में चलाए जाते हैं। यहाँ पहले तो मौसम की मारी बच्चों को झेल रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल है वो तालाब में तब्दील हो जाता है। उसके बाद भी जो सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर या कक्षाएं लगती है, तो जीना जो सीढ़ियां हैं वो पूरी जर्जर हालत में, जिससे छोटे छोटे बच्चे नीचे ऊपर आ जा रहे थे। लेकिन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, बच्चों के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी बात आती है कि इसकी बगल में जो पुरानी जर्जर बिल्डिंग है वो खुली हुई थी, वही बच्चे खेल रहे थे, उसमें अंदर भी जा रहे थे, बाहर भी निकल रहे थे। तो कहीं न कहीं जो स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है कि वो कहीं न कहीं हादसे का इंतजार कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह से अनजान बना हुआ है कि ऐसे कई स्कूल हैं जो मुरैना जिले की शिक्षा है वो बदहाल निश्चित तौर पर प्रबंधन की तो जिम्मेदारी है ही, साथ ही साथ सिस्टम की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका शहर, आपका रिपोर्टर में फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए कहीं नहीं जाना है, क्योंकि रफ्तार के साथ खबरें विस्तार पर ही मिलती है। नमस्कार।